हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। देखो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। कि हमारा स्पेस में कहीं पे भी कोई पॉइंट आ जाए तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। एक्सियल पॉइंट पे हमने फाइंड आउट किया था तो क्या आया था हमारा, सो डाइपोल स्मॉल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp अपॉन में आर क्यूब है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp अपॉन में आर क्यूब, जिससे क्या बात प्रूव हो गई थी कि जो हमारा ई एक्सियल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट वो 2 टाइम्स होता है ना। किसका 2 टाइम्स होता है, हमारा इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है। उसके अलावा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस में बात की थी तो उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E एट एनी पॉइंट किसके इक्वल आया था, kp अपॉन में आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मैं सजेस्ट करूंगी प्रीवियस लेक्चर देख के तभी इस लेक्चर को कवर करें ना, अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि टॉर्क ऑन आर डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ सभी जगह पे इक्वल हो, कि सभी पॉइंट को अगर हम वहां पे रख दें उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सभी पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम थ्रू आउट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी भी डाइपोल को प्लेस कर दें तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा वो हम आज फाइंड आउट करेंगे ना। तो हेडिंग लगाओ, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो हमारा डाइपोल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो देखो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, हम यहाँ पे टॉर्क यूज कर रहे हैं, फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक तो हमने सारी जगह फोर्स की बात की थी। अब हम टॉर्क की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखो अभी समझ आ जाएगा आपको। कि मान लो यहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कैसी यूनिफॉर्म फील्ड है हमारी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये इसकी डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव के आउटवर्ड होता है और नेगेटिव के इनवर्ड होता है। जबकि डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्यों, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना। तो अब मान लो इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया है, क्या रख दिया, एक डाइपोल रख दिया। मान लो ये हमने क्या रख दिया यहाँ पे, डाइपोल है ना, डाइपोल। ये इस डाइपोल का सेंटर मान लो, ये सेंटर है O। अब यहाँ तक की डिस्टेंस A, ये इसका है प्लस Q पॉइंट, ये है इसका माइनस Q पॉइंट, और यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी है A। डाइपोल तो आप समझते होंगे, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ऑलरेडी हम ये सब पढ़ चुके हैं ना। तो ये मान लो माइनस Q पॉइंट है, ये इसका प्लस Q पॉइंट है। अब मुझे बताओ इस प्लस Q पॉइंट पे किस तरफ, किस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगेगी। देखो प्लस Q चार्ज पे हमारी जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है। हमें पता है कि जो हमारा प्लस चार्ज है उस पे फोर्स कैसे लगती है, फोर्स लगती है हमारी इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वहीं पे हमारी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगती है सेम उसी डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव चार्ज से अवे लगती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगी हमारी, क्या कितनी, QE। कितनी फोर्स लग रही है हमारी, QE लगी। F इजकल टू QE है ना, वेक्टर फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं। अब इस नेगेटिव Q चार्ज पे आप लोग मुझे बताओ कहाँ पे फोर्स लगेगी। देखो नेगेटिव Q चार्ज पे हमारी जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है, अवे में लगती है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो माइनस Q पे इसके अपोजिट लगेगी, यानी कि ऐसे माइनस QE फोर्स हमारी किस पे लगी है, इस पे लगी है ना। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स अपॉन में Q, ये इसका फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसलिए इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्लस QE और
माइनस क्यू पे अवे फ्रॉम द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि माइनस क्यू ई फोर्स। तो जब मैं एफ नेट की बात करूँ कि इस पे नेट एफ नेट कितना लगेगा, तो आप लोग मुझे बताओ, इस प्लस क्यू ई चार्ज की वजह से और माइनस क्यू ई चार्ज की वजह से, है ना। हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ नेट, वो कितना निकल के आया हमारा, जीरो। एफ नेट कितना निकल के हमारा, जीरो। देखो हमें दिख भी रहा है कि एक हमारा जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, एक चार्ज पे फोर्स हमारी ऐसे लग रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो हमारी जो एफ नेट फोर्स है वो कितनी आ रही है, जीरो। इससे एक बात तो पता चल गई एफ नेट जीरो से कि ये जो हमारा डाइपोल है ये कैसे रखा हुआ है हमारा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, है ना, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। देखो अब समझ गए होंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो ये आगे मूव कर सकता ना ही पीछे मूव कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आगे ये मूव करना चाहे तो इतनी फोर्स ये क्यों ही लगा रहा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रहा है, तो ये आगे तो मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें एक बात का पता है, क्या, कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स act in when two equal and opposite force acts in different line of action, तब हमारा उस केस में क्या लगता है, उस केस में हमारा लगता है टॉर्क, जिसको हम स्पिन मोशन भी बोलते हैं ना, स्पिन रोटेटरी मोशन। कौन सा मोशन, स्पिन रोटेटरी मोशन। देखो अभी समझाती हूँ कैसे लगाएं। अब यहाँ से देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा जो एफ नेट लग रहा है इस डाइपोल पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है, उस पे एफ नेट कितनी हो गई हमारी, जीरो। मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, ना तो ये आगे जा सकता ना ही पीछे जा सकता। तो अब होगा क्या, जब भी हमारी टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है, जैसे यहाँ पे देखो क्यू ही है, इक्वल क्यों लग रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे भी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी है, यहाँ पे भी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उसकी इधर डायरेक्शन इसकी इधर डायरेक्शन। और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि देखो ऐसे है, क्यू ही उधर लग रहा है, नीचे माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्यू ही उधर लग रहा है ना। देखो ऐसा हाथ है ना, ऐसे समझ लो कि मेरा हाथ ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ पे प्लस क्यू लग रहा है ना, ये वाला यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, तो इसकी डायरेक्शन पीछे है, यानी एक की डायरेक्शन ऐसे है, एक की डायरेक्शन ऐसे है। क्या है सेम लाइन में है, नहीं, ये तो देखो कितने ऊपर है, इस लाइन में है, और ये इस लाइन में है, यानी एक इतनी ऊपर है एक नीचे है, तो क्या सेम लाइन में है, नहीं है। सेम लाइन में कब होता है, जब इस क्यू के बिल्कुल अपोजिट में माइनस क्यू लग रहा होता, तब ये सेम लाइन होती। लेकिन अब तो ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, ये कहाँ ऊपर ऐसे लग रहा है, ये इतनी नीचे जाके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब स्पिन रोटेटरी मोशन, मतलब ये जो हमारा सेंटर है ना, सेंटर से इस सेंटर वाले है जो एक्सिस हमारा सेंटर वाला, इसके चारों तरफ ये ऐसे घूमने लग जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे मतलब घूमने लग जाएगा। ये जैसे सेंटर है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, स्पिन रोटेटरी मोशन करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा, क्योंकि देखो इस पे हमारी जो अब ये क्यू ऐसे रखा हुआ है ना, क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहेगा, जो हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहिए, मतलब ऐसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करना चाहेगा, है ना। ऐसे ही माइनस क्यू है, माइनस क्यू जब ये क्लॉकवाइज ऐसे नीचे की डायरेक्शन में, देखो ये ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, ये ऐसे नीचे मूव करेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ऐसे जाएगा, यानी ये भी कैसे जाएगा हमारा, कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसे, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, एकदम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, इधर क्यों ये मूव किया, ये तो इधर मूव कर रहा है, ये इधर क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू अगर इधर मूव करेगा, जैसे ऐसे मूव करेगा तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, और ऐसा तो कभी हम देखते ही नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू पे जो हमारी फोर्स लगती है, जो टॉर्क लगेगा वो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, यानी कि उस तरफ लगेगा, यानी कि इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ। तो ये नीचे इसकी डायरेक्शन में आना चाहेगा, और ये बिल्कुल जैसे मान लो ये डाइपोल है हमारा, तो ये क्या चाहेगा कि ये वाला पार्ट बिल्कुल फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, मतलब ये डाइपोल ऐसे आने की कोशिश करेगा, है ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसकी वजह से माइनस क्यू पे लगने वाली फोर्स क्यू ही माइनस क्यू ही हो जाएगा, ये क्यू ही, यानी कि एक की डायरेक्शन बिल्कुल जो प्लस क्यू है वो बिल्कुल फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू बिल्कुल जो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, इसलिए ऊपर आना चाहेगा। तो इतना आप लोग समझ लें कि इस पे टॉर्क क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है ना।
अब मुझे बताओ टॉर्क को हम डिनोट कर किससे करते हैं? टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टो से। किससे? टो से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टो इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला होता है इसका? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है फॉर्मूला? आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि या तो इस पे लगने वाली फोर्स ले लो या इस पे लगने वाली फोर्स ले लो, उनका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है कि क्यूई इस पे लग रही है, क्यूई फोर्स इस पे लग रही है, डायरेक्शन की हम बात कर नहीं रहे। इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक? हमारी चार्ज टू सेंटर या एक्सिस, है ना, कि कोई सा भी चार्ज, ये चार्ज का एंड पॉइंट ले लिया मान लो, तो इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में लगने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसे ही माइनस क्यू और इस ओ जो एक्सिस है इससे लगने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगी हमारी? टो, यानी कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम टो फाइंड आउट करेंगे प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से, फिर जो नेट टो होगा वो हमारा क्या होगा? टो 1 प्लस टो 2, यानी इसकी वजह से लगने वाला टॉर्क और इसकी वजह से लगने वाला टॉर्क। क्यों? क्योंकि देखो ये भी तो ऐसे नीचे डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी ऊपर के डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि टॉर्क तो दोनों लगा है कि ये ऐसे मूव करना चाह रहा है ना, अभी ऐसे ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे, है ना। तो ये क्या है हमारा? प्लस क्यू की वजह से बनने वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क, यहाँ पे हम जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है हमारा इसकी वजह से बनने वाला टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी, दोनों टॉर्क ऐड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है ना, क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब आगे करें। इतना अगर आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए तो इसका आगे तो कुछ भी नहीं है ना, इजी है कंसेप्ट एकदम। लिख दो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इतनी बातें तो ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पे टो फाइंड आउट करेंगे। टो का फॉर्मूला क्या है? अभी लिखवाया था मैंने। टो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो अब देखो टो 1 फाइंड आउट करेंगे हम। टो 1 यानी कि इसकी वजह से बनने वाली फोर्स। अब इसकी वजह से लगने वाली फोर्स कितनी है? क्यू है। इनटू में बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, मेन काम तो यहीं पे आता है। अब मुझे बताओ इस एक्सिस पॉइंट से और इस प्लस क्यू पॉइंट है ना, जो चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो डाइपोल की लेंथ है ए, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इस O और इस प्लस Q के बीच में। देखो ये यहाँ पे ऐसे O जा रहा है, यहाँ पे मान लो रखा हुआ है O पॉइंट, है ना, ये ऐसे जा रहा है वो, तो इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, यही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। कि मान लो ये प्लस क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, इस प्लस क्यू और इस ओ, यानी ये ऐसे प्लस क्यू है और ये ओ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो यही है ना, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ रहे होंगे मेरी बात? यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बात है ना, कि ये वाला मान लो, ये वाला मान लो। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि ये वाला जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये एंगल में हमारा कितना एंगल बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। कोरिस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल है ना, पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। ये थीटा है तो ये थीटा है। अब देखो ये थीटा है, तो अब जब ये थीटा होता है तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हो गया? वाई एक्सिस में साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे बना सकते हैं ना। अगर आपने 11th में वेक्टर आइडेंटिटीज वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ना, इसके चारों तरफ क्या रोटेट कर रहे हैं? हमारा डाइपोल रोटेट करेगा प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे है ना, घूमते जाएगा इस एक्सिस के अराउंड में। ये जो हमारा एक्सिस है इसके चारों तरफ ऐसे ये जो डाइपोल है ऐसे घूमता रहेगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ये ओ पॉइंट पे। अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, देखो, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालने, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या है? हमारी हाइपोटेन्यूज है, हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो साइन थीटा, और ये क्या है? बन रहा है थीटा। यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा, इसको कोई नाम दे दो,
प्लस क्यू है और ये इसको बी नाम दे दो, यानी कि प्लस क्यू बी पॉइंट है ये वाला, इसके ए नाम दे दो ना यहाँ पे, ए नाम, यानी कि ए और बी है ना। ए और बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए और बी हमारी कितनी आएगी, ए और बी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला, ए और बी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो साइन थीटा क्या होता है हमें पता है, क्या कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर यानी कि दिस ए बी, तो कैसे आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया हमारा, हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए है, और साइन थीटा यानी कि क्यू ई ए साइन थीटा, ये हमारा क्या निकल के आ गया। तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना कि ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस के चारों तरफ ये जो डाइपोल है ऐसे 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 मूव करेगा, है ना, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो मूव किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्लस क्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे है ना, ये थोड़े ना 90, ये तो थीटा एंगल पे 90 डिग्री पे, मतलब ये जो हमारा प्लस क्यू है बिल्कुल ऐसे पैरेलल में है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस, ये हमारी परपेंडिकुलर की मान लो ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, ये सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे। तो ये इस सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, है ना, रोटेट करेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप लोग, जो इसकी डिस्टेंस है क्या वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं, ये तो इसकी जो डाइपोल है उसकी लेंथ है ए, है ना, जो ऐसे ऐसे घूम रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये कितने एक्सिस पे बन रहा है ना, 90 डिग्री पे। तो ऐसे हमने निकाले, तो क्या आया, क्यू ई इंटू में ए साइन थीटा। ऐसे ही हम टॉर्क 2 निकालेंगे, टॉर्क 2 सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो कितना मैग्नीट्यूड है, क्यू ई, कितना मैग्नीट्यूड क्यू ई, और इसका भी परपेंडिकुलर कितना आएगा, ए साइन थीटा ही आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि देखो अब यहाँ पे जो ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, या तो आप लोग ये मान लो, है ना, ये मान लो। अब इसके पैरेलल में हम यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, क्यों खींच सकते हैं, एक ही बात पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो अब जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा हमारा, थीटा बनेगा। ये एंगल जब हमारा थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। ऐसे भी देख सकते हो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ही बात है, ये दोनों पेयर में अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, ये वर्टिकल अपोजिट बन रहे हैं। तो ये जब थीटा है तो ये थीटा है, या फिर आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से फिर आपको ए नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस वाई एक्सिस के पैरेलल में हम वाई एक्सिस में ये एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये थीटा है, अब हमें ये साइड गिवन है, क्या, ये वाली जो साइड है कितनी है, ए गिवन है, यानी ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है हमारी, ये वाली साइड क्या है हमारी परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर तो ही देखो माइनस क्यू से लेके और ये ओ पॉइंट तक, है ना, ऐसे वाली, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फिर से ये वाले साइड हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है साइन थीटा के, तो ए साइन थीटा हमारे यहाँ से निकल के आएगा। तो टॉर्क नेट फाइंड आउट करेंगे हम, तो किसके इक्वल आएगा, टो 1 प्लस में टो 2, दोनों को ऐड कर लो, टॉर्क नेट निकल के आ जाएगा। 1 कितना है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो सेम ही तो है, क्यू ई ए साइन थीटा, क्यू ई ए साइन थीटा, यानी कि ट्वाइस ऑफ क्यू ई ए साइन थीटा। क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क नेट को कैसे लिख सकते हैं कि Q इंटू में 2a e साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ये 2 मैंने इसे एक के साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई में था एक ही बात है, लेकिन अब ये क्या बन गया, Q इंटू में 2a। देखो अगर लगातार आपने कंटिन्यूअसली लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला होता है, डाइपोल मूवमेंट का, यानी कि डाइपोल मूवमेंट P e साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड में। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, टॉर्क नेट को कैसे लिख सकते हैं, P क्रॉस E, है ना, ये लिखते हैं हम कि अगर यहाँ पे cos थीटा आता तो हम क्रॉस नहीं लगाते यहाँ पे, है ना, फिर डॉट लगता है ना, डॉट प्रोडक्ट आता है। ये स्केलर वेक्टर की आइडेंटिटीज आई होप आपको पता हो, क्योंकि 11th में हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, ये जो हमारी स्केलर वेक्टर वाली जो बातें होती है ये सारी की सारी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो जब साइन थीटा आता है P साइन थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ना, P क्रॉस E। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से तो E
क्रॉस पी भी हो सकता था, ई क्रॉस पी साइन थीटा। हमने पी क्रॉस ई ही क्यों लिखा, मतलब हमने इस टॉर्क नेट को हमने ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ से माइनस क्यू और प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है ना, पी वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू में कैसी है हमारी इसकी डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है, यानी कि ऐसे है ना, यानी कि पी तो हमारा जा रहा है ऐसे, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे बन रहा है, यानी कि ऐसे हमारा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। बीच में क्या बन रहा है हमारा, ये एंगल थीटा बन रहा है ना। देखो ऐसे एज्यूम करो, ये है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा डायपोल मोमेंट, ऐसे इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल थीटा, ये बीच में जो है एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा बन रहा है। तो अब मुझे बताओ कि हम कैसे जा रहे हैं, हम ई क्रॉस पी करेंगे या फिर हम पी क्रॉस ई करेंगे। देखो सोच समझ के बताना, अगर हमने ई क्रॉस पी किया मतलब हम ऐसे गए, है ना, ई क्रॉस पी, अगर हम ऐसे गए, ये ई है ये पी है, हम ऐसे गए, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि हमारी टॉर्क किस में लग रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारी जो नेट टॉर्क नेट जो लग रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जो दोनों टॉर्क लग रहा है वो ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, यानी सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए। तो हम ई क्रॉस पी नहीं कर सकते, है ना, ई क्रॉस पी ऐसे करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया है, पी क्रॉस ई। दूसरा आप लोग स्क्रू रूल लगा सकते हो, यहाँ पे इसको आपने ऐसे रोटेट किया, है ना, ऐसे रोटेट करोगे तो ये कहाँ से, देखो जब भी रोटेट करोगे पी से ई की तरफ, है ना, ऐसे ये ऐसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको घुमाओ तो ये कैसे जाएगा, पी से ई की तरफ आएगा, है ना, आप करके देख लेना। बाकी इजीएस्ट तरीका मैंने बता ही दिया कि ई से अगर आप पी की तरफ गए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि हमारा जो नेट टॉर्क डायरेक्शन लग रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों साइड, है ना। तो ये हमारा क्या है, टॉर्क नेट इक्वल टू पी क्रॉस ई, 100% ठीक है, नोट कर लो आप लोग। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम केस की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस की, और कहाँ पे मैक्सिमम जो टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क समझ ही गए होंगे 90 डिग्री पे लगेगा, है ना। बताती हूँ कैसे, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इतना नोट कर लिया तो हम आगे पढ़े कि जो हमारा टॉर्क है वो मैक्सिमम कब हो गया ना। इधर का पोर्शन इरेज कर देती हूँ मैं, नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने। देखो when torque is maximum, when torque is maximum, कि जो हमारा टॉर्क लग रहा है ना, जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, स्पिन रोटेटरी मोशन करवा रहा है, वो मैक्सिमम कब लगेगा, देखो कब लगेगा, जब हमारा टॉर्क की अभी देखो मैग्नीट्यूड में क्या वैल्यू आई थी, पी साइन थीटा, यानी कि जब हमारा साइन थीटा मैक्सिमम होगा उस केस में हमारा टॉर्क कैसे लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। अगर हम थ्योरेटिकली देखें यानी कि साइन थीटा हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, थीटा की वैल्यू किस पे मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम अभी, -1 + 1 मत देखना, है ना। साइन 90 1 साइन 270 1 ही आता है मैग्नीट्यूड में ना, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। तो साइन थीटा किस पे मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। कैसे, कि जैसे ही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हमारी, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हमारे यहाँ पे, तो जब हम इस डायपोल को 90 डिग्री पे रख दे, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इसके 90 डिग्री मतलब बिल्कुल ऐसे, है ना, ऐसे, तभी तो 90 डिग्री बनेगा, बीच में दिख रहा है आपको साफ साफ, इसलिए मैंने डायग्राम इरेज नहीं कर पाया कि आप लोग कंपेयर कर लो यहाँ से, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम डायपोल को ऐसे प्लेस्ड कर दे, कैसे, 90 डिग्री पे, ये हमने क्या रख दिया, डायपोल रख दिया, ये इसका सेंटर क्या है, ओ सेंटर है, ये डिस्टेंस ए यहाँ से, ये डिस्टेंस ए यहाँ से यहाँ तक, है ना, सेंटर तक, ये हमने क्या रख दिया, डायपोल। ये है हमारा मान लो +q, ये है हमारा -q। तो अब देखो इस E और इस +q के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे ही आप लोग इस E और ये जो हमारा बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला, इनके बीच में देखोगे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। यानी कि इस डायपोल को आप लोग सेंटर से किसी भी लाइन से मेजर कर लो, यहाँ पे देखो
90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे मान लो एक लाइन जा रही हो सेंटर से, तो वहां पे देख लो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेके यहाँ पे रख लो 90 डिग्री, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, ये भी कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो जब हमारा डाइपोल 90 डिग्री हो तो उस केस में हमारा टॉर्क कितना लगेगा मैक्सिमम, यानी टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी PE, है ना। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता, साइन थीटा जब हमने थीटा 90 डिग्री लिया तब भी मैक्सिमम है, 270 डिग्री लिया तब भी हमारा टॉर्क क्या आएगा PE आएगा। लेकिन फर्क क्या रहेगा दोनों केस में, 90 डिग्री पे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें, 90 डिग्री पे हमें क्या मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, और 270 पे अनस्टेबल मिलेगा। ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, 90 डिग्री पे देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों मिला, क्योंकि डायरेक्शन देखो, अब ये जो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, हमने अभी देखा था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों कैसे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है, माइनस क्यू फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो ये प्लस क्यू फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इतना ऐसे 90 डिग्री घूमेगा। अभी ये ऐसे है ना, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने के लिए ऐसे पूरा ये कैसे 90 डिग्री घूमेगा, है ना। 90 डिग्री और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने के लिए ये यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। और ये जो माइनस क्यू है अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया टॉर्क कितना आ रहा है P मैक्सिमम आ रहा है कब, जब साइन थीटा हमारा 90 और 270 हो। हम बात करें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो देखो टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा कि जब वो सबसे ज्यादा मूव करे, है ना। टॉर्क मैक्सिमम मतलब जैसे हमारी फोर्स मैक्सिमम होती है ना ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, फोर्स सबसे ज्यादा कब लगेगी, है ना। ऐसे हमारा टॉर्क सबसे ज्यादा कब लगेगा, जब हमें डाइपोल को सबसे ज्यादा रोटेट करवाना पड़े, तभी टॉर्क मैक्सिमम है। अब सबसे ज्यादा रोटेट कितना करवा सकते हैं 90 डिग्री, कि ये एकदम बिल्कुल ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये बिल्कुल अपोजिट, मैक्सिमम टॉर्क हम 90 डिग्री लगवा सकते हैं, ऐसे इतना ज्यादा रोटेट करवा सकते हैं टॉर्क लगवा के, इतना ज्यादा स्पिन रोटेटरी मोशन हो सकता है हमारा, और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमारे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर 270 डिग्री एंगल बनाता, मान लो ये ऐसे होता, इरेज कर दो ये वाला केस, अगर मान लो यही टॉर्क हमारा ऐसे रखा होता कि देखो बताओ कैसे, ये हमारा क्या रखा हुआ है, मान लो डाइपोल रखा हुआ है ना। अब हमारा क्या है कि हमारा 270 डिग्री एंगल बनना चाहिए थीटा, तो कब बनेगा, यहाँ पे इस बार हम प्लस क्यू रख रहे हैं, यहाँ पे इस बार हम क्या रख रहे हैं माइनस क्यू रख रहे हैं, है ना। ये क्या रख रहे हैं माइनस क्यू, ये क्या रख रहे हैं प्लस क्यू, तो इस माइनस क्यू को अभी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे है, अब इसको क्लॉकवाइज मूव कराना है, क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन हमारी सेम ही रहनी चाहिए, ओरिजिनल डायरेक्शन वाली क्या थी क्लॉकवाइज, तो इस प्लस क्यू को आप क्लॉकवाइज मूव कराओगे। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना। अब इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को आप 270 डिग्री घुमाओगे, यानी ये तो 90 कट गया, है ना, ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 कट गया, तो बचा कितना, यहाँ से ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल ऐसे क्लॉकवाइज तो ऐसे ही होगा, ये कौन सी डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज, है ना। अभी ये कितना एंगल बना रहा है प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, लेकिन हमें इसको ऐसे तो रोटेट करवा नहीं सकते, है ना, ये जो है इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे तो रोटेट करवा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, इस डायरेक्शन के अपोजिट। तो हमने क्या किया, इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को, ये 90 डिग्री है तो ये ऐसे ही तो घूमेगा, ये पूरा यहाँ से घूम के ऐसे जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज। तो कितना एंगल घुमाए 270 डिग्री घुमा, तो क्या अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कितना हमें रोटेट करवाना पड़ रहा है, कितना ज्यादा यहाँ से घूम के तब रोटेट करवाना पड़ रहा है ना। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कि यहाँ पे प्लस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ा, फिर वो ऐसे घूमा, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये केस कब था कि जब हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो। अब कौन सा केस करने जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम कि हमारा टॉर्क मिनिमम कब हो, यानी कि हमारा टॉर्क जैसे फोर्स हमारी 0 हुई थी, क्या ऐसे हमारा टॉर्क मिनिमम हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है। तो व्हेन टॉर्क इज मिनिमम यानी कि 0। देखो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला भाई P sin थीटा, है ना। थीटा हमारा जब मिनिमम हो तो हमारा साइन थीटा मिनिमम हो जाएगा, यानी टॉर्क मिनिमम। थीटा मिनिमम कितना हो सकता है 0 हो सकता है, कब, जब साइन थीटा हमारा 0। अब उसके लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा और 360 होना पड़ेगा, है ना, 0 डिग्री और 360 डिग्री। कैसे, देखो अभी बताती हूँ। ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना,
थीटा का जीरो होना, थीटा किन किन के बीच बन रहा था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच बन रहा था। अब जब ये थीटा जीरो कब होगा, जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में क्या है हमारा डाइपोल, यानी कि माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारी क्या लग रही है क्यूई फोर्स और इसी डायरेक्शन में माइनस क्यूई लग रही है। तो प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं पहले हम, फिर थ्योरेटिकली बात करेंगे, है ना। देखो प्रैक्टिकली ये हमारा डाइपोल है ना, ये सेंटर ओ मान लिया है ना, इस O पे प्लस क्यू की वजह से फोर्स कहाँ लग रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी बिल्कुल इसके पैरेलल लग रही है। इस माइनस क्यू पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि क्यूई इस डायरेक्शन में लग रही है ना। दोनों फोर्स कैसी है, क्यूई एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, यानी कि कितनी वैल्यू आई, जीरो आई, एफ नेट हमारा। लेकिन इस बार हमारा टॉर्क भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो मैंने क्या बताया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी लाइन पे हमारा प्लस क्यू लग रहा है, इसी लाइन पे हमारा माइनस क्यू लग रहा है, टॉर्क तो लगेगा ही नहीं, है ना। दूसरा केस, ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा, थ्योरेटिकली देखते हैं हम, तो टॉर्क इज इक्वल टू में पी ई साइन जीरो, तो कितना हो जाएगा जीरो। जब हमने साइन को जीरो लिया तो इस केस में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों, क्योंकि प्लस क्यू की डायरेक्शन इन द फील्ड है, जबकि अगर हम अनस्टेबल वाला लेते हैं केस, यानी कि 360 डिग्री एंगल, वो कब बनता कि ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हम इधर माइनस क्यू ले लेते और इधर प्लस क्यू लेते। इस केस में हमारा टॉर्क है वो क्या कैसे बनता, मिनिमम, लेकिन अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि देखो प्लस क्यू ही कैसे ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर डायरेक्शन में, प्लस क्यू बिल्कुल इस डायरेक्शन में, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट, यानी कि इसको इतना घूमना पड़ेगा, है ना, यानी कि ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा तब ये इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। सॉरी 360 नहीं 180 ना, कितना 180 कर लेना आप लोग, है ना। 360 तो कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, 180 है ना, कितना 180। 360 पे भी आप लोग देख सकते हो साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है, एक ही बात है, बस फर्क क्या पड़ जाएगा स्टेबल और अनस्टेबल। अगर आप लोग यहाँ पे 360 डिग्री भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना, 0 180 डिग्री 360 डिग्री साइन की वैल्यू जीरो ही आती है ना। क्यों, क्योंकि कोस 270 पे जीरो होता है, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, कोस 360 की वैल्यू कितनी होती है +1, जबकि जो हमारा साइन थीटा है, थीटा जब हमारा 0 180 डिग्री 360 डिग्री हो तो साइन हमारा जीरो ही रहता है, 270 पे -1 होता है ना, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे इसलिए हमने +1 लिया था उस केस में। तो 180 डिग्री ले लो या 360 डिग्री ले लो, तो इसको इतना उठना पड़ेगा यहाँ से जाने में, है ना, इतना घूमना पड़ेगा इसको, तो तब हमारा तो देखो यहाँ पे कैसा आएगा, फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। कितने देखो टॉर्क और फोर्स तो भी जीरो ही है, इस पे -q ही है ना, इस पे +q ही, सॉरी -q पे कैसी लगती है, अब ये लगती है ना ऐसे, तो ये यहाँ पे q ही, +q पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहाँ पे q ही, तो दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ इक्वल और अपोजिटली एक्ट कर रही है, यानी कि टॉर्क और फोर्स हमारी जीरो हो जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि साइन 180 जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +q, यानी कि इसकी वजह से जो बनने वाला फील्ड है q ही, ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और फोर्स भी इस पे ऐसे लगेगी, लेकिन रखा हुआ देखो -q बिल्कुल इसके ऐसे, तो वो होगा ना रिपल्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमारा क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये हमने किसकी बात की, अभी टॉर्क की बात की है ना। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो ये किसकी बात की हमने भी, टॉर्क की बात की है ना। टॉर्क को इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने टॉर्क का डेरिवेशन देखा, जिसमें टॉर्क नेट हमारा किसके इक्वल आ रहा था, पी ई साइन थीटा का, यानी कि P क्रॉस E, है ना। वो फिर हमने देखा कि टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क हमारा मिनिमम कब होता है ना, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा कब ऑब्टेन होता है। तो ये सारी बातें हमने कर ली है। अब हमने बात की टॉर्क की, अब हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। देखो मैं बताती हूँ पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों करेंगे हम, क्योंकि जब हमने टॉर्क लगाया, यानी कि टॉर्क उस डाइपोल पे लगा, क्यों, क्योंकि फोर्स तो हमारी जो नेट फोर्स है वो तो जीरो बन गई, है ना, इक्वल और अपोजिट थी, लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में लग रही थी, इसलिए उसकी वजह से हमारे क्या लगा, टॉर्क लगा। कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना। तो उस केस में जब हम एक
रोटेशन से दूसरी रोटेशन पे जाते हैं। जैसे मान लो अभी ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, अभी हमने बात की स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी 0 डिग्री 180 डिग्री पे हमारा टॉर्क मिनिमम आ रहा था, है ना, और 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा था, तो हम उसको रोटेट करवा रहे थे। तो एक रोटेशन से दूसरी रोटेशन में जाने में कुछ तो एनर्जी हमारी स्टोर हुई होगी, है ना, कुछ तो वर्क हुआ होगा, कुछ तो हमें काम करना पड़ा होगा, और वही काम हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उस फॉर्म में स्टोर हो जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस बार हम टॉर्क को हटा के यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो भाई हमारे पास क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमारा कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, हमारा कोई डाइपोल रखा हुआ है ना, ये हमने मान ली सेंटर O है ना, ये प्लस क्यू पॉइंट, ये हमारा माइनस क्यू पॉइंट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अभी तक सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A, सेम सेंटर से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है, A, यानी कि नेट डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 2A। अब ये एंगल कितना बना रहा है हमारा, थीटा एंगल बना रहा है। मान लो इस डाइपोल को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, डिस्प्लेस कर दूं, है ना, यानी कि और पहले ये थीटा एंगल बना रहा था, अब मान लो इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे रोटेट करवा दिया ना, या एक काम करो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाओ ऐसे, है ना, यानी कि मान लो इसको मैंने डी थीटा यानी कि बहुत छोटे एंगल से मैंने क्या करवा दिया, इसको इस डाइपोल को रोटेट करवा दिया, है ना, बहुत छोटे एंगल से, यानी कि डी थीटा एंगल से, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा एंगल, पहले थीटा बन रहा था, अब डी थीटा से मैंने इसको रोटेट करा दिया। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कब वो वर्क करेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम वन रोटेशन टू another, then the उस केस में क्या होगा, देखो, when the amount of work done in rotating dipole from one rotation to another, then the stored energy एरो लगा के लिख लो, या फिर is known as potential energy, कि जो हमारा वर्क डन हुआ एक रोटेशन से दूसरी रोटेशन में जाने में, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी स्टोर्ड होगी उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यानी कि वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल, है ना, वर्क डन हमारा किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल। तो अब लोग मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली वर्क डन। क्यों, क्योंकि वर्क डन की फॉर्म में ही तो हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो अब आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो क्या कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू में एंगल, टॉर्क इनटू में एंगल। और अगर मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बहुत छोटा हुआ है, यानी कि थीटा एंगल से हुआ है, यानी कि इफ डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे लिखो इफ रोटेशन इज स्मॉल, है ना, इफ रोटेशन इज स्मॉल, कि बहुत छोटा सा रोटेशन हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारा डी डब्ल्यू मतलब बहुत थोड़ा वर्क निकलेगा, है ना, डी डब्ल्यू कितना होएगा, टॉर्क इनटू में डी थीटा, है ना, छोटे से एंगल के इक्वल होगा। अब टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क जस्ट अभी हमने पढ़ा था पी साइन थीटा के इक्वल होता है, टॉर्क हमारा किसके इक्वल होता है, पी साइन थीटा के। तो इस टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी डब्ल्यू हमारा किसके इक्वल आया, डी डब्ल्यू हमारा किसके इक्वल आया, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो ये कब हुआ, जब हमारा वर्क डन कितना है, स्मॉल, यानी कि डी थीटा एंगल से। अब बात करूं, मुझे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक जाना है, मतलब मुझे रोटेशन मान लो पूरा करना है, कंप्लीट करना है,
या मान लो अभी हमारा थीटा 1 है ये इतना, अब मैं इस डायपोल को ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ऐसे रोटेट करवा दूं या ऐसे रोटेट करवा दूं, तो उस केस में कितना होगा वर्क डन हमारा, तो 4 थीटा 1 टू थीटा 2 रोटेशन, कि जब हमारा थीटा 1 से थीटा 2 हो तो उस केस में क्या होगा, हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी कि डी डब्ल्यू इंटीग्रेट पीई साइन थीटा डी थीटा, कहां से, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक रोटेट करवाएंगे। अब डी डब्ल्यू यानी कि 1 है यहाँ पे, है ना, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू, जबकि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं हम 1 का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो 0 आता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारा, 0 आता है, जबकि इंटीग्रेशन क्या आता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वही वैल्यू, है ना, इतना तो पढ़ रखा होगा आई थिंक, है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू में पी कांस्टेंट है, पी को बाहर ले लो, क्यों, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितना डायपोल मोमेंट बन रहा है, ये तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, चेंज नहीं हो सकता, और डायपोल मोमेंट भी माइनस क्यू प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो पी हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, केवल थीटा 1 से लेके थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, जबकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कोस थीटा, है ना, ध्यान रखना है। तो W इज इक्वल टू में PE माइनस कोस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि W इज इक्वल टू में ये माइनस इसको बाहर ले लो, माइनस P बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा हमारा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, क्या बचा हमारा W इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और जब ये थीटा 1 और थीटा 2 हमारा क्या हो, 0 हो, तो W हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी ई के इक्वल, है ना, माइनस पी ई के इक्वल। या फिर अब मैं देखो नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया, यहाँ से इरेज कर लेते ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, यहाँ से थोड़ा सा ना मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो तो कैसे करने वाले हम, कि मान लो वैन जब हमारा थीटा 1 क्या हो, थीटा 1 हो हमारा 90 डिग्री, है ना, थीटा 2 क्या हो हमारा थीटा, मतलब थीटा 1 90 डिग्री हो, थीटा 2 हमारा थीटा हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो W क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा माइनस ये क्या आ जाएगा, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, यानी ये क्या होती है हमारी 0, तो माइनस पी ई कोस थीटा, तो W क्या है हमारा माइनस पी ई कोस थीटा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P डॉट ई माइनस पी डॉट ई, है ना, क्यों, क्योंकि देखो हमारा हमने अभी सोल्व किया कि हमारा W U के इक्वल आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही थी, वर्क डन करके स्टोर हो रही थी ना, वर्क डन जो था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क इनटू एंगल होता है, रोटेशन हमारी स्मॉल हो, यानी DW छोटे से एंगल के लिए निकालेंगे, छोटा सा काम है ना, कितना थोड़ा सा रोटेट हुआ तो कितना थोड़ा सा काम किया, तो DW इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा, तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू क्या है, PE sin थीटा, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो DW हमारा क्या निकल गया है, PE sin थीटा डी थीटा, है ना यहाँ पे। तो अब थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक रोटेशन हुआ हमारी, तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, क्यों, क्योंकि हमें थीटा 1 से थीटा 2 तक के सारे जितने भी पॉइंट थे उनको कवर करना था, तो जस्ट यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया, इसके बाद हमारा ये वैल्यू आई थी, जब हमारा थीटा 1 90 डिग्री हो, थीटा 2 हमारा थीटा हो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो W क्या निकल गया माइनस पी डॉट ई। तो आज हमने इतना पढ़ा कि हमने टॉर्क पढ़ चुके हैं हम, है ना, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात कर चुके हैं, और हम किसकी बात की है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे बेस्ड होने वाला है, फ्लक्स पे रहने वाला है, फ्लक्स, गॉसियन सरफेस क्या होती है हमारी, गॉस थ्योरम क्या होती है, जो पेपर में हर बार पूछी जाती है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, JEI नीट इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस क्या होता है हमारा, जहाँ पे सारी फ्लक्स है वो सभी जगह पे इक्वल लगे, है ना हमारी, तो ये सारी बातें हम
कल के लेक्चर में करने वाले, तो प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।